नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम NCERT ऑनलाइन क्लास फर्स्ट लेकर आए हैं। जो जितने भी NCERT की किताब हैं वो सारे हम आपको रिवाइज कराएंगे। तो आज की जो क्लास है वो प्राचीन भारतीय इतिहास की छठी की किताब है NCERT की। ठीक है दोस्तों, NCERT पढ़ना क्यों चाहिए? क्योंकि ये हमारे देश की एक प्रामाणिकता वाली किताब है। इनसे ही क्वेश्चन जो है, इसमें कुछ चीज़ गलत नहीं होता है। ये सरकार की किताब होती हैं, बिल्कुल प्रमाणिक होती हैं। यह जो क्लास है यह नेट, इतिहास, IAS, PCS, BEO सहित सभी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इसका जो मैनिफेस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके हम आज शुरू के 2 अध्याय लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर किसी को नेट इतिहास, TGT PGT इतिहास के नोट्स लेने और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नेट TGT PGT तैयारी की करना चाहते हैं तो 87554753 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट JRF पार और जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। हमारा बायोडाटा देख सकते हैं, PhD इतिहास, 1 बार JRF और 4 बार नेट पास। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में जॉइन के बटन है, 69 रुपये की केवल मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके बदले हम आपको PDF देंगे। और बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों उसका जो मेन फ्रंट है पेज है आपके सामने ये रहा, कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो उसमें जो अध्याय हैं आपके सामने ये रहे। तो सबसे पहला जो अध्याय होगा जिसको हम पढ़ाएंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे, और दूसरा होगा आरंभिक मानव की खोज। दोस्तों ये इतने शानदार और इतने एक इंटरेस्टिंग किताब होती हैं क्योंकि आप बिल्कुल आसानी से आप इनको समझ सकते हैं। तो पहला अध्याय हम शुरू करते हैं। अध्याय फर्स्ट है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आइए शुरू करते हैं। रशीदा का सवाल है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो या याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? ये कुछ सवाल हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आर्किटेक्टों, शिकारियों, आर्किटेक्ट माने होता है शिकारी, आर्किटेक्ट, ठीक है, और पशुपालकों, कृषकों माने किसान, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक दिखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? तो मानचित्र पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगा का बोल रहा है ये, ठीक है। तो कई लाख वर्ष पहले के से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार किया करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ऐसी इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 60,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया
उन्होंने भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के क्षेत्र के उत्तर में स्थित थे। दोस्तों ये जो कुछ एक मानचित्र है, फर्स्ट में उपमहाद्वीप का प्राकृतिक महाद्वीप मानचित्र, जिसमें आप देख सकते हैं सिंधु नदी ये रही, ठीक है, ये पाकिस्तान भारत का नक्शा है। और अब जो है ये पाकिस्तान से का ये विभाजन रेखा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ सिंधु नदी है, सुलेमान दर्रा ये रहा, काबुल नदी ये रही, कीर्थर नदी ये रही, ठीक है, झेलम ये रही, चिनाब आप देख सकते, सतलज, ब्यास, हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है ये, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का विंध्याचल पर्वत ये रहा। तो ऐसा इतिहास, इसका बहुत ही अच्छा इतिहास है भारत का, ऐसी बात नहीं है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। यानी कि जो सिंधु की सहायक नदी थी, ठीक है, तो वो आपके सामने जैसे झेलम हुई और चनहुदुर, जैसे कि रावी, ठीक है, जैसे झेलम, चिनाब, सिंधु नदी ये रही। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये जो कौन सी नदी हैं, ये इनकी सहायक नदी हैं। सहायक नदी का मतलब है कि जो बड़ी नदी है उसमें छोटी नदी जो मिलती हैं, जैसे उनको सहायक नदी बोलते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। यानी कि दोस्तों आज जैसे आप भारत का नक्शा देखोगे तो वहाँ पर आपको पता लगाना है कि कहाँ कहाँ पर ये स्थित थी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव महाद्वीप उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्साहपूर्ण यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब हमारा देश का जो नाम भारत कैसे पड़ा उसको जानते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं।
इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंडस, हिंडोस तथा इंडोस और नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी कि आज से 3500 साल पहले, यानी कि 1500 ईसा पूर्व, ठीक है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। दोस्तों 3500 यहाँ बात करते हैं, जैसे आज 2020 चल रही है, ठीक है, आज से 2020 साल पहले जाओ आप तो आएगा 1 ईस्वी, ठीक है। इससे पहले का जो समय था उसको बोलते थे ईसा पूर्व, यानी कि 1 ईस्वी में ईसा मसीह जो थे उनका जन्म हुआ था। उनसे पहले का जो समय था उसको बोलते हैं ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। और उसके बाद का जो समय है उसको बोलते हैं एडी, पूर्व, ठीक है, इनकी बाद का, ईसा के बाद का समय। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। दोस्तों नोट डाउन करना, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट्स शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ है हाथ से लिखा है या निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिल सकती है। दोस्तों एक आपके सामने जैसे ये चित्र देख रहे हैं आप, तो ये क्या है कि पांडुलिपि है जिसमें कुछ विशेष भाषा में लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। शायद ये जो है संस्कृत में है, ठीक है। तो जैसे बंगाल आदि, कर आदि जैसे कुछ लिख रहा है, ठीक है, तो ये शायद संस्कृत में है, तो इसको पांडुलिपि बोलते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, यानी कि जो बोलचाल की भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। उत्कीर्ण मतलब यानी कि जैसे कि आप दीवार पर कुछ लोहे की कील से उसको गाड़ कर लिखें तो उसको बोलते हैं उत्कीर्ण। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए, यानी कि गुदवाए हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये एक अभिलेख है, ठीक है, इसमें कुछ विशेष भाषा में लिख रहा है।
उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का उल्लेख लेखा जोखा रखा करते थे। इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। ठीक है, तो जो ऐसी वस्तुओं की जो अध्ययन करता था उसको बोलते थे पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ये औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट होने वाले होते हैं। दोस्तों हम देख सकते हैं, जैसे ये मटका देख सकते हैं आप, घड़ा, ये और आपके सामने ये है कुछ तस्वीर, ये अभिलेख हैं कुछ। ठीक है, जिन्होंने पुरातत्वविद ने खुदाई के दौरान उनको प्राप्त किया है। एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है ये। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं, यानी कि ये जो बाएं में है ये आपके सामने बाएं, ठीक है, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है और दाएं में एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग, यानी कि ये तो घड़ा हो गया, ये जो है एक सिक्का है, एक पात्र है। ठीक है, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते रहे होंगे? इसके बारे में जानकारी देखते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते रह जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि आज हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक
अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों के लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, जो तिथि था उनके मतलब क्या था? अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, ईसा के पहले हो गया बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट बोलते हैं ईसा मसीह को। तो ईसा मसीह के पहले का समय, ठीक है, तो इसको बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के मरने के बाद की तो उसके जो बोले हैं ईसा बोलते हैं केवल, ठीक है, एडो डोमिन। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईसवी लिखा पाते हो, तो यह होता है एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं यानी खुदवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे ये चौकोर है, इसका P से डिनोट करते हैं, ये T से, ये O से, ये L से, ये M से किया गया है, ये I से और ये S से किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि अब इसको K से डिनोट किया गया है, इसको L I O P A D T R A से डिनोट किया गया है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा तुम देख सकते हो, यहाँ L अक्षर एक शेर तथा A अक्षर के लिए चिड़िया के लिए बने हैं।
एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सके। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ठीक है, तो उपयोगी जो शब्द हैं इसमें यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। ठीक है, और कुछ तिथियाँ: कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर मगध का गणराज्य 2500 ईसा पूर्व, और वर्तमान समय यानी कि वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। दोस्तों अब शुरू करते हैं हम अध्याय 2। ठीक है, जिसमें एक लड़का है तुषार, उसको कुछ बताया गया है उसके बारे में। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधों, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, यानी कि बस जो थी इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल, मूल, कंद, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। आखेटक, खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर रहकर ज़्यादा दिन तक रहते हैं तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते हैं, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवन रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों
और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो पत्थर हैं इनका ये प्रयोग औजारों के रूप में किया करते थे। ठीक है, ये औजार बनाए गए हैं किसी को मारने के लिए। जैसे तो किसके मारने के लिए बनाए गए हैं आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं छोटे अक्षरों में ही सही, पत्थर से बने औजार हैं ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं, यानी कि बड़े बड़े पत्थर जो थे वो पाषाण काल में, ठीक है, क्योंकि पाषाण काल वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्य और नवपाषाण काल। तो ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये थे पुरापाषाण काल के। और ये जो खे वाले हैं इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया, यानी कि इनका रूप छोटा हो गया। और गए हैं ये वाले, इनका ये कह रहा है कि इन्हें और बाद में बनाया गया, यानी कि और छोटे हो गए। और इसके बाद में ड़े है, ठीक है, और इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया, यानी कि घे। और जो लास्ट में ये है गुटिका, यानी कि प्राकृतिक पत्थर हैं, यानी गोल मटोर होते थे ये वाले गोल हैं, ये प्राकृतिक पत्थर हैं। ठीक है, तो काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। कारण सहित उत्तर दो। यानी कि दोस्तों एनसीईआरटी के ये जो बच्चों के लिए पूछा गया सवाल था, परंतु आपको नहीं करना है, आपको केवल ये पढ़ना है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए किया जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेड़ है और ये इसको काटने का औजार, ठीक है। ये खाल है पशुओं की और ये खाल से उतारने का ये जो औजार है। पत्थर के औजारों का प्रयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, यानी कि ठीक है ये रहा। और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था, यानी कि ये खाल है, इससे बना रहे हैं वस्त्र। रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान से वे प्रास्थल हैं जहां पर आखिर तक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखिर तक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई प्रास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। दोस्तों ये जो है आप ये जो देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये बुर्ज होम है कश्मीर में, ये मेहरगढ़ है, ये मुंबई, ये भीमबेटका है, नर्मदा नदी है, कोल्डी हवा है और चिरांद। ये बिल्कुल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कुछ दे रखे हैं, ठीक है। महागढ़ा, ताप्ती नदी, गोदावरी, इनाम गांव, होसंगी, कुरनूल गुफाएं, ब्रह्मागिरी,
पेमपल्ली आदि चन्नलूर। ठीक है, ये कुछ हैं। जैसे प्रापाषाणकालीन स्थल हैं, जैसे कि कुरनूल गुफाएं प्रापाषाणकालीन है, हुसंगी प्रापाषाणकालीन है, नवपाषाणकालीन स्थल जो है वो पेरमल्ली है, और महापाषाणकालीन स्थल जो हरे में है आदि चन्नलूर है। हल्लूर जो है ये नवपाषाणकालीन स्थल है। इनाम गांव ये आरंभिक गांव था। ठीक है, आरंभिक गांव। आधुनिक नगर ये मुंबई है। ऐसे दिखाए गए हैं। भीमबेटका क्या था? प्रापाषाणिक स्थल था। कोलकाता आधुनिक नगर है, और मेरगढ़ जो है ये है नवपाषाणिक प्रास्थल। अब भीमबेटका के बारे में पढ़ लें थोड़ा सा। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश आवासीय प्रास्थल उन्हें कहते हैं, यानी कि आधुनिक मध्य प्रदेश पड़ता है। आवासीय प्रास्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्याचल पर्वत और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं, जो नर्मदा नदी के पास हैं, घाटी के पास हैं। ठीक है, तो अब जो है अब इसको पढ़ते हैं हम। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उस स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये गुफाएं हैं। ठीक है, गुफाएं हैं जैसे ये ठीक है, ये गुफाएं हैं जहाँ पर लोग आग, पानी, हवा, धूप से बचा करते थे। ठीक है, और आवास इनको बना लिया था। प्रास्थल, प्रास्थल के बारे में देखते हैं। प्रास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर में भी पाए जाते हैं। इन प्रास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पाषाण औजार का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्राय दो तरीकों से बनाया जाता था। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराकर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पत्थर से पत्थर को टकरा रहा है तो क्या होती है? चिंगारी भड़कती है। ठीक है, पत्थर से पत्थर को टकराना यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर जब तक सल्क निकाले जाते हैं तब तक वांछित आकार वाला उपकरण बन जाए। दूसरे तरीके से दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर ही हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं। इसमें जैसे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाएं ढूंढो। यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कुरनूल गुफाएं ये प्राचीन काल की हैं, प्रापाषाण काल की। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने आदि के लिए।
आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इस दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों का भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। नाम और तिथियां दोस्तों विशेष महत्वपूर्ण हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे प्रापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। प्रापाषाण काल 30 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर यानी कि प्रापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ प्रापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण के युग के बारे में पढ़ोगे। नवपाषाण काल का मतलब होता होगा, क्या होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल के नाम क्या होंगे। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। कौन क्या करता था? जो चित्र क्या आप देख सकते हैं, एक शैल चित्र में गुफा में ऐसा चित्र पाया गया है। ठीक है, जैसे कुछ हिरण भाग रहा है और ये मनुष्य इसको पकड़ रहा है या मार रहा है। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन 2 बातें हो सकती हैं।
महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं किया करती थीं और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में प्रापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने प्रास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। इन मनकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा? आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं? होसंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। यहाँ पर प्रापाषाण युग के कई प्रास्थल मिले थे। कुछ प्रास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे प्रास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ प्रास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस प्रास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जिनमें जंगली घोड़े, गाय, बैल, भैंस, भेड़ा, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सुअरों को गहरे चमकीले रंग से चित्रित किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो है कुछ जानवर हैं, ठीक है। इन रंगों को लोहे को चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। कल्पना करो कि आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो, ठीक है। तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहोगे, तो तुम रंग बनाओगे, रेखा खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एनसीईआरटी की क्लास, ऑनलाइन क्लास फर्स्ट, ठीक है। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना कि हम दूसरी क्लास भी ज़रूर लाएंगे जल्दी ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल जेबी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर देना और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।